हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया इस वर्क को लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने। एस.टी. कॉलरिज ने इस वर्क को 1817 यानी कि 1817 में पब्लिश किया था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी एक ऐसे वर्क को कहते हैं जिसके अंदर राइटर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसके अंदर कॉलरिज ने एक्चुअल में क्या डिस्कस किया है। कॉलरिज ने इस वर्क के अंदर उन स्टेजेस को डिस्कस किया है जिनसे गुजर कर राइटर जो है वो लिखना स्टार्ट करता है। यानी कि राइटर अपनी लाइफ के अंदर कुछ स्टेजेस से गुजरता है जिनसे गुजर कर वो राइटिंग स्टार्ट करता है, लिखना स्टार्ट करता है। तो कॉलरिज ने उन स्टेजेस को अपने इस वर्क के अंदर डिस्कस किया है। तो चलिए इस वर्क को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। इस वर्क के अंदर कॉलरिज सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल फिलोसोफर और ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर के अंदर डिफरेंस। कॉलरिज का मानना है कि एक नेचुरल फिलोसोफर अपने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ मूव करता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं नेचर को, वर्ड को, दुनिया को, और सब्जेक्ट कहते हैं माइंड को, इंसान को, राइटर को। तो नेचुरल फिलोसोफर जो है वो राइटिंग से पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मूव करता है। पहले वो दुनिया की खबर लेता है और उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करता है। वो चीज़ों को अपने माइंड में परसीव करता है, उसके बाद लिखता है। इसलिए एक नेचुरल फिलोसोफर इंडक्टिव होता है। वो लॉजिक बेस्ड राइटिंग लिखता है। वो जो भी लिखता है वो लॉजिकल होती है, वो दुनिया से रिलेटेड होती है। इसलिए नेचुरल फिलोसोफर मटेरियलिस्ट होता है। मटेरियलिज्म किसे कहते हैं? मटेरियलिज्म का मानना है कि जो भी दुनिया है, जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है, वो एक मैटर है, मादा है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक इल्यूजन है, धोखा है। तो नेचुरल फिलोसोफर मटेरियलिस्ट होते हैं। वो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मूव करते हैं। वो दुनिया को परसीव करते हैं अपने माइंड में और उसके बाद लिखते हैं। जबकि एक ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर जो है वो डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव किसे कहते हैं? डिडक्टिव कहते हैं बेस्ड ऑन थिंकिंग, कि पहले वो सोचता है, फिर परसीव करता है और फिर कंक्लूजन पर पहुंचता है। यानी कि वो आइडियलिस्ट होता है, प्लेटोनिक होता है। वो पहले सब्जेक्ट को प्रेफर करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है। यानी वो माइंड टू वर्ड जाता है। पहले अपने जहन में सोचता है, चीज़ों को परसीव करता है, उसके बाद वो उस चीज़ों को दुनिया पर अप्लाई करता है, नेचर पर अप्लाई करता है। तो ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर क्या होता है? वो डिडक्टिव होता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मूव करता है, माइंड टू वर्ड मूव करता है। तो कॉलरिज खुद भी एक ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर थे और उनका मानना था कि हर चीज़ पहले माइंड में परसीव की जाती है, उसके बाद दुनिया पर उसे अप्लाई किया जाता है। तो माइंड पहले आता है, उसके बाद नेचर आती है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए कॉलरिज ने मजाक बनाया है उन राइटर्स का जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। कॉलरिज का मानना है कि वो राइटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज को यूज़ करते थे जिसे समझना मुश्किल होता था। वो उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपने आइडियाज़ को उनके बारे में लिखते थे जो कि समझना मुश्किल होते थे। तो कॉलरिज का मानना है कि जैसे फेमस राइटर्स हैं मिल्टन और शेक्सपियर, वो भी अपने वर्क्स के अंदर स्ट्रिक्ट लैंग्वेज को, कंपाउंड वर्ड्स को यूज़ करते थे अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए, और उन वर्ड्स को, उस लैंग्वेज को समझना मुश्किल होता था। तो कॉलरिज का कहना है कि जितने भी पास के राइटर्स थे उनके लिए ज़्यादा मैटर क्या करता था कि वो लैंग्वेज स्ट्रिक्ट यूज़ करते थे, जबकि उनका सब्जेक्ट मैटर जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था उनके लिए। जबकि कॉलरिज ने जब लिखना स्टार्ट किया तब से ही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक्सप्रेशन। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि लैंग्वेज कैसी है। उन्होंने सिंपल फ्रेजिंग इस्तेमाल की और सिंपल फ्रेजिंग को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने आइडियाज़ को वो एक्सप्रेस करते थे। उनके लिए एक्सप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, सब्जेक्ट मैटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। और वो इन चीज़ों में इंस्पायर हुए ग्रीक पोइट्स से। उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और ये सोचा कि एक्सप्रेशन और सब्जेक्ट मैटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आती है लैंग्वेज।
उन्होंने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की, डेकोरेटेड लैंग्वेज को उन्होंने प्रेफर नहीं किया। तो कॉलरिज का मानना है कि लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद कॉलरिज डिस्कस करते हैं अपने स्कूल डेज को। उन्होंने पोएम लिखी फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ये पोएम उन्होंने तब लिखी जब वो स्कूल डेज में, मतलब जब वो पढ़ रहे थे, तो एजुकेशन बेस्ड उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम लिखी। जबकि उन्होंने कहा कि इस पोएम के अंदर उनका जो वो नेचुरल इफेक्ट था वो नहीं नज़र आता, जो स्पिरिचुअल इफेक्ट है वो नज़र नहीं आता। तो उनका मानना है कि एजुकेशन कोई रोल प्ले नहीं करती राइटर की लाइफ में। अगर लिखना चाहते हैं तो हमें बच्चों को, जो भी इंसान लिखना चाहता है, उन्हें दुनिया में घूमने देना चाहिए ताकि वो अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को नोटिस करें, उसके बाद वो लिखें। तो उनका मानना है कि बुक्स से, एजुकेशन से हम ये नहीं सोच समझ सकते कि हमें लिखना है। बुक्स हमें अच्छा राइटर नहीं बना सकती, एजुकेशन हमें अच्छा राइटर नहीं बना सकती, बल्कि इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें दुनिया को ऑब्जर्व करना पड़ता है और अपनी ऑब्जर्वेशन को अपने माइंड में परसीव करना पड़ता है और उसके बाद लिखना पड़ता है। तो ये है कॉलरिज के आइडियाज़ अबाउट राइटिंग। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया इस वर्क के अंदर, यानी बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है कॉलरिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन। यानी कि उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के अंदर डिफरेंस बताया है और इसके ऊपर बात की है। कॉलरिज ने फैंसी को कैसे डिफाइन किया है? द एबिलिटी टू रिकम्बाइन मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। यानी फैंसी किसे कहते हैं कि हमारी एबिलिटी को, जब हम अपनी मेमोरीज को, यानी पास्ट के मेमोरीज को और अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने तजर्बात को रिकम्बाइन करते हैं। जबकि इमेजिनेशन क्या है? हमारी, यानी पोइट की या राइटर की एबिलिटी टू क्रिएट एन इवेंट, यानी कि वो नए आइडियाज़ को क्रिएट करता है, उन्हें इन्वेंट करता है। तो फैंसी क्या है? फैंसी के अंदर रीअरेंजमेंट की जाती है, आइडियाज़ को रीअरेंज किया जाता है एक नए पैटर्न के अंदर। जबकि इमेजिनेशन में आइडियाज़ को रिकलेक्ट किया जाता है एक नया आइडिया बनाने के लिए, एक नए आइडिया को क्रिएट करने के लिए। तो ये डिफरेंस है फैंसी और इमेजिनेशन के अंदर। फैंसी में आइडियाज़ को एक नए पैटर्न में रीअरेंज किया जाता है, जबकि इमेजिनेशन में आइडियाज़ को रिकलेक्ट करके एक नया आइडिया क्रिएट किया जाता है। इमेजिनेशन की 2 फॉर्म्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन हम कहेंगे फैंसी को और सेकेंडरी इमेजिनेशन हम कहेंगे पोएटिक इमेजिनेशन को। प्राइमरी इमेजिनेशन के अंदर एक फंडामेंटल लेयर होती है, जो भी हम आइडियाज़ को परसीव करते हैं, जो हमारी बेसिक एक्टिविटी होती है, उसकी एक लेयर होती है। जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन प्राइमरी इमेजिनेशन की एक एक्सटेंशन है, ये एक एको है। इसके अंदर हम आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, हम नए आइडियाज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं और एक वर्क ऑफ आर्ट को इन्वेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये है डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में। प्राइमरी इमेजिनेशन को हम फैंसी कह लेंगे और सेकेंडरी इमेजिनेशन के अंदर हम चीज़ों को रिक्रिएट करते हैं, नई इन्वेंशंस करते हैं। तो कॉलरिज के मुताबिक सेकेंडरी इमेजिनेशन के अंदर हम चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं, उन्हें डिफ्यूज़ करते हैं रिक्रिएट करने के लिए। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में। जबकि फैंसी इनसे टोटली डिफरेंट है। प्राइमरी इमेजिनेशन को हम फैंसी भी कह लेंगे क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर माइंड जो है वो गिवन मटेरियल को रीअरेंज करता है। ये मेमोरी पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन इससे टोटली डिफरेंट है क्योंकि वो ओरिजिनल है, उसके अंदर एक नया आइडिया क्रिएट किया जाता है। तो ये है मेन टॉपिक, मेन आइडिया ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि क्या है? फैंसी और इमेजिनेशन के अंदर डिफरेंस। और लास्ट में कॉलरिज डिस्कस करते हैं सिंबल्स और एलेगोरी में डिफरेंस। और वो कहते हैं कि एलेगोरी क्या है? ये सिर्फ ट्रांसलेशन है ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इनटू पिक्चर्स। और सिंबल्स क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नोशन है जिसको फिजिकल सिंबल्स के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं वर्क्स के अंदर। तो कॉलरिज का मानना है कि हमें वर्क्स के अंदर सिंबल्स को यूज़ करना चाहिए, ना कि एलेगोरी को। तो ये है मेन आइडिया कॉलरिज का, जो कि कंसीडर करते हैं कि यूनिवर्स को हमें एज अ होल समझना चाहिए,
इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो परसीव कर सके एक सिंगल स्पिरिचुअल यूनिटी के अंदर इस पूरी यूनिवर्स को। और इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपने माइंड के अंदर एक सिंगल स्पिरिचुअल यूनिटी क्रिएट करे, यूनिवर्स को परसीव करे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो इधर उधर की चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, वो इधर उधर की चीज़ों में लग जाता है और एक स्पिरिचुअल यूनिटी क्रिएट करने में फेल हो जाता है। जबकि कॉलरिज का मानना है कि इसे सक्सेसफुली क्रिएट करना बहुत ईजी है अगर इंसान कोशिश करे तो ये है वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसके अंदर कॉलरिज ने पहले तो नेचुरल फिलोसोफर और ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर के अंदर डिफरेंस बताया, उसके बाद फैंसी और इमेजिनेशन में, उसके बाद एलेगोरी और सिंबल में, और लास्ट में एक स्पिरिचुअल यूनिटी क्रिएट करने की बात की है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।